हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डी कॉमर्स। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। जो हमने लास्ट वीडियो करी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs की, जो हम कर रहे हैं 2022 डू ए टाइम कॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा पार्ट 2 है एंड लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ 2016 से लेकर 2021 वाले। ठीक है, तो अभी जाकर आप रफ नोटबुक पेन वगैरह लेकर आओ, एक जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है और 35 क्वेश्चंस करेंगे हम। इसको एक अपने टेस्ट की तरह लेना, या फिर प्रैक्टिस या फिर रिवीजन की तरह लेना। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज गिवन बाय दिस, द कंज्यूमर सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है जब P इक्वल्स टू 4 है। तो फाइंड आउट करते हैं। चलो मेरे साथ करो या फिर मेरे को पॉज करके कर देना। चलो करते हैं शुरू। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेट करेंगे हम किसको? डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे माइनस P इंटू एक्स। ठीक है, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब P की वैल्यू गिवन है तो हम P की प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, P हमें गिवन ही है। तो चलो करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व। P को 4 रख के 100 माइनस 88x, तो ये हो जाएगा कितना? -96 इक्वल्स टू -8x। माइनस से माइनस गया। ये सारे वैसे मैंने MCQ करवा रखे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स वाली MCQ प्रैक्टिस वाली सीरीज़ के अंदर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। अब 8 आ जाएगा इसके डिवाइड के अंदर, यानी कि ये कट जाएगा 12 पे, तो x आ गया इक्वल्स टू 12। ईजी। तो x आ गया 12 और P है 4, P इंटू 12। इसको माइनस करते थे। डिमांड फंक्शन को हमें करना है इंटीग्रेट, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो कितना आएगा? 100x माइनस 8x स्क्वेयर नीचे 2, और यहाँ पर इंटीग्रेट, यहाँ पर x की वैल्यू आती है, यहाँ पर 0 आता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 12 है। ध्यान रखना, यहाँ पर 12 आ जाएगा। x को हटा दो, यहाँ से 12 लिख दो। ईजी। 2 से इसको काट दो, 4 पे गया, तो 100x माइनस 4x स्क्वेयर आ गया हमारे पास, माइनस दिस। इतना नोट कर लो, फिर इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। इरेज कर रहा हूँ। चलो यहीं पे कर लेते हैं। 100x की जगह पे पुट कर दो वैल्यू अब 12 माइनस 4, 12 का स्क्वेयर, माइनस ये कितना आ गया? 48। ठीक है, इसको सोल्व कर दो और आंसर मेरे को बता दो कितना आ रहा है। 1200 576। ठीक है, 1200 में से माइनस करना है हमें 576, देन माइनस अगेन 48 इक्वल्स टू 576। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे आंसर हमारे पास आएगा डी ऑप्शन। ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे चैनल का ज्वाइन बटन इनेबल हो चुका है। ज्वाइन बटन से क्या होता है, यानी कि मेंबरशिप आपको मिलती है। मेंबर्स को डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको पता लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मेंबर्स के लिए वीडियोस बनाऊं, तो आप मेंबर बन सकते हो और मेरे को डिमांड कर सकते हो वीडियोज़ की, जैसे सिलेबस कवरेज की वीडियो एक्सेट्रा। तो ये चीज़ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं आएगा हमारे चैनल पे, कंटेंट तो आएगा ही आएगा, बट मेंबर्स को कुछ अलग पर्क मिलते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, अगर आपको लेना है तो आप लीजिए, वरना बने रहिए। ठीक है, और ये थैंक्स ऑप्शन से आप मेरे को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है करना है या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड PYQ, अदर थिंग्स द सेम एज रियल इंटरेस्ट रेट फॉल्स। तो इनमें से क्या होगा? देखो, रियल इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, कब होता है? ये है हमारे पास मनी डिमांड का कर्व, ये है मनी सप्लाई, मनी डिमांड मनी सप्लाई, और यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट फॉल होने के कारण क्या है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ गया। अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है। इंटरेस्ट रेट फॉल करने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए पहले से, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि अब वो आराम से पैसा ले सकते हैं, उन्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना? तो वो पैसा ज़्यादा लेंगे। और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? हमें पता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो आर के कम होने से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, क्योंकि वो बोरोइंग ज़्यादा कर पाएंगे अब, है ना? इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो सिंपल सा यहाँ पर मतलब क्या है?
मनी सप्लाई बढ़ी, हमने देखा उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया और उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट राइज कर गया। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारी क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है, राइज करेगी। तो कौन सा कट गया, पहले तो ये वाला ऑप्शन कट गया, बी, फॉल तो कर नहीं सकती है, और डी वाला ऑप्शन भी कट गया। हमारे पास रह गए ए और सी, इसमें से ही आंसर होगा। तो अब हमें पता लगाना है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो कैसे राइज करता है। क्या होता है नेट कैपिटल आउटफ्लो? जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, है ना, तो उसे कहते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ईजी, अच्छे से मैंने समझा दिया है, अलग चीज़ें भी यहाँ से कवर होती है। आगे बढ़ते हैं। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज एक्सप्लेन्ड बाय हिज फेमस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज गिवन एज। फिशर इक्वेशन क्या है? फिशर इक्वेशन होती है, अभी मैं पहले समझा देता हूँ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? कि प्राइस और मनी सप्लाई हमेशा साथ साथ चलेगी। यानी कि मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी के अंदर बढ़ रही है, इसका मतलब जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो राइजिंग, यानी कि इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, और टू टैकल इन्फ्लेशन, टू टैकल दिस सिचुएशन, आरबीआई का क्या करता है, मनी सप्लाई कम कर देता है। जो अभी हमारे करंट सिचुएशन इंडिया के अंदर जो चल रही है, मनी सप्लाई घटा रही है आरबीआई टू टैकल इन्फ्लेशन दिस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि इससे पी विल ऑल्सो डिक्रीज, है ना, मनी सप्लाई और पी एक साथ चलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। यही चीज़ इन्होंने बताई थी। और जो चेंज आएगा मनी के अंदर, वही चेंज आएगा प्राइस के अंदर। इससे हमें पता चलता है कि V एंड T ये दोनों कांस्टेंट है। अब ये V क्या है? V है वेलोसिटी ऑफ मनी, कितनी तेज़ी से घूम रहा है पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर, सर्कुलेट कर रहा है। और ये T क्या है? T है ट्रांजैक्शन, जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि डिमांड हो रही है मनी की, है ना, वो चीज़ है ये। इन दोनों को कांस्टेंट माना गया है। तो जो भी चेंज आएगा वो इससे आएगा। और जो इक्वेशन है इनकी, वो ए वाली इक्वेशन है, टोटल मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड। ठीक है, मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड, इसका ये मतलब है। ठीक है, और इक्वेशन को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू MV डिवाइडेड बाई T, है ना, बिल्कुल इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ से क्लियर होती है, ए इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ गुड इज़ इन्फीरियर, ठीक है, देन एन इंक्रीज इन इनकम विल रिजल्ट इन, बिल्कुल ईजी है। अगर इन्फीरियर गुड है हमारे पास और हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम इन्फीरियर गुड को नहीं लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, और जो ये इनकम है हमारी, ये क्या है? अदर फैक्टर है। तो मूवमेंट अलोंग नहीं आएगा, मूवमेंट तो नहीं हो सकता है इन्फीरियर गुड के इस पर। ठीक है, मान के चलो ये है, मान के चलो, ठीक है, अज्यूम कर लो कि ये उसका कर्व है, तो इसमें मूवमेंट तो नहीं होएगी। मूवमेंट कब होएगी? जब उसके ही प्राइस के अंदर कोई चेंज आएगा। अब यहाँ पर इनकम में आ रहा है चेंज, यानी कि अदर फैक्टर में आ रहा है, तो देयर विल बी अ शिफ्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड। ईजी ईजी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, फॉर अ मोनोपोलिस्ट द डिमांड लो इज दिस एंड द MC इज दिस, determine the consumer surplus at the price which the monopolist would like to fix। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से करते हैं, धीरे धीरे। हमें पता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है, जब MC या फिर MR इक्वल्स टू MC होता है, एंड MC विल कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, है ना, ये सिचुएशन होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। हमसे पूछा गया है, हमें डिमांड लो गिवन है, डिमांड लो गिवन है। डिमांड लो क्या होता है आपको पता है? AR होता है। P इक्वल्स टू AR ही तो होता है ना, है ना। तो AR इज गिवन टू अस, AR इज गिवन एंड MC इज गिवन, हमें MR निकालना है। उसके बाद इस सिचुएशन पे पहुंच के हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंज्यूमर सरप्लस, वो हम कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। हमें गिवन है डिमांड लो, डिमांड लो इज दिस एंड MC इज दिस। हमें क्या निकालना है अभी? MR। ठीक है, AR हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमें निकालना है MR। MR निकालने से पहले हमें TR निकालना पड़ेगा। TR को इंटीग्रेट करके MR मिल जाता है, इजी। अब इसको कर देंगे क्या? इंटू एक्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? TR आ जाएगा। तो TR कितना हो गया? 50x माइनस एक्स क्यूब। कैलकुलेटर लेके बैठना, छोटे वाला जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, उससे हम कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंटों में आंसर है, पॉइंटों में क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी लगेगा, थोड़ा दिमाग खराब होगा ऐसे क्वेश्चंस पर। बट अगर हमारे स्टेप्स क्लियर हैं, ईजी हैं, तो हमें करना है, वो टाइम भी वर्थ हो जाएगा, क्योंकि 4 मार्क्स हमारे पॉकेट में होंगे। TR हमारे पास आ गया। अब हमें इसे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है टू फाइंड आउट MR।
वेरी इजी। तो 50x² माइनस x4, नीचे 4 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। गलती कर दी मैंने, ऐसी गलती मेरी जैसी गलती मत कर देना यार। अगर गलती कर भी रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा। एम आर फाइंड आउट करना है तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो 51 इंटू 1 माइनस 3x², ईजी। तो हमारे पास क्या आ गया, एम आर इक्वल्स टू 50 माइनस 3x²। ये नोट डाउन कर लो, ये क्या है, ये है हमारे पास एम आर, और हमारे पास क्या गिवन है, MC गिवन है। तो नोट डाउन कर लो 50 माइनस 3x²। चलो 50 माइनस 3x² इक्वल्स टू 1 प्लस x²। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे, 1 को इस साइड ले आओ 49, इसको इस साइड ले आओ प्लस हो जाएगा तो 4x²। 4 को इसके नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 49 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 12.25। कितना आ रहा है, 12.25 इक्वल्स टू x²। ठीक है, स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर है तो यहाँ पर इसका रूट हो जाएगा। तो कर दो अब स्क्वेयर रूट, जो भी इसे कहते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी, रूट कर दो 3.5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5। ईजी, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, p की वैल्यू हमें गिवन ही है, मतलब p हमें गिवन है तो अब p हम निकाल सकते हैं ना इजीली, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू इसमें पुट करके p की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। उसके बाद इजीली हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना आता ही है, कर लेंगे वो भी। चलो फिर करते हैं, आ जाओ। अब p निकालना है हमें 50 माइनस 3.5 का स्क्वेयर। तो 3.5 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 12.25। तो P हमारे पास कितना आ गया, 37.75। नोट डाउन कर लो 37.75, और x हमारे पास आया था 3.5। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एक्स, माइनस करेंगे इंटीग्रेट करके डिमांड फंक्शन को, ईजी। और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3.5 और यहाँ पर 0। p कितना है, 37.75 इंटू 3.5, इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो। 37.75 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 132.125। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डिमांड फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो डिमांड फंक्शन को सॉल्व करते हैं। डिमांड फंक्शन हमें गिवन ही है ना, ये रहा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 50x माइनस x³ अपॉन 3। ईजी, x की वैल्यू में हमें क्या पुट करना है, 3.5, है ना। तो 50 इंटू 3.5 कर दो तो ये लगभग 175 आएगा आई थिंक, माइनस यहाँ पर 3.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो पहले इसको सोल्व कर लो क्यूब वाले को। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इक्वल करके डिवाइड कर दो किससे, 3 से, विच इज़ इक्वल्स टू 14.29। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 14.29 और ये है 175। ठीक, इजी, बस सॉल्व ही कर रहे हैं वैल्यू पुट करके। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 175 माइनस 14.29 160.71 माइनस 132.125 इक्वल्स टू 28.58, जो कि है सी ऑप्शन। पीछे करके देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। लेट्स गो। 6th क्वेश्चन, व्हेन डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज गिवन है यहाँ पे, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर सेविंग इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स विच इन टर्न। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोनेबल फंड्स यहाँ पर लिखा सकता है, यहाँ पर लिखा सकता है बॉन्ड्स भी, ध्यान रखना। इसको एक इजी कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ, आ जाओ। ये यहाँ पर है हमारे पास मनी डिमांड का कर्व, ये है मनी सप्लाई, ठीक है।
इजी, ये है मनी डिमांड। अब आ जाओ, ये वाला पॉइंट एक है हमारे पास, एक हमारे पास है ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर हमारी मनी सप्लाई ज़्यादा है। किसकी सप्लाई? मनी की सप्लाई, ठीक है। मनी की सप्लाई ज़्यादा है और मनी की डिमांड कम है ना, इजी। अब इसका ना अपोजिट लेके चला करो बॉन्ड्स के केस में या फिर लोनेबल फंड्स के केस में। अगर मनी सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा है तो बॉन्ड्स की सप्लाई, BS लिख रहा हूँ मैं, लोनेबल फंड्स लिख देता हूँ, BS तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोनेबल फंड की सप्लाई, LS लिख दिया, ठीक है। तो लोनेबल फंड्स की सप्लाई यहाँ पर कम है, इजी, इस वाले पोर्शन पे, है ना। अपोजिट करके चलना है, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी से आपको क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे ये सिचुएशन बन रही है कि मनी सप्लाई तो यहाँ पर ज़्यादा है। अगर यहाँ पर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स की सप्लाई होगी कम। मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, डीप में नहीं समझा रहा हूँ, बस याद रखने का आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लोनेबल फंड्स की सप्लाई कम हो जाएगी। और नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, हमें पता है इस वाले पॉइंट पर क्या है, मनी डिमांड ज़्यादा है और मनी सप्लाई कम है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, मनी सप्लाई कम है, इसका मतलब क्या है, लोनेबल फंड्स की सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा होगी, है ना। मतलब कि जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे लोनेबल फंड्स की सप्लाई बढ़ती रहेगी, ये कंक्लूजन है इस चीज़ का। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि लोनेबल फंड्स इज गिवन टैक्स इंसेंटिव्स फॉर सेविंग इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, यानी कि लोनेबल फंड्स की सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि वो नीचे आ रहा है ना। विच इन टर्न, अब ये क्या कर रहा है बताओ, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पहले यहाँ पर था, अब लोनेबल फंड्स की सप्लाई बढ़ रही है तो नीचे आ रहा है ना इंटरेस्ट रेट, है ना। तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कुछ समझ नहीं आया तो पीछे करके देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन करने हैं आज। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, सिंपल आंसर है इसका, जब हम जो बैलेंस बचता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचकर, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऐसे करके आएगा तो बैलेंस बचेगा, उसे हम डालेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में, टू सिंकिंग फंड, यहाँ पे आएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, और सिंकिंग फंड में जो पैसा बचता है उसे हम जनरल रिजर्व में आखिरी में डाल देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भाई हमारे नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आ जाओ और परचेज कर लो, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल मिनिमम रेट में। चलो आगे बढ़ते हैं। द LAC कर्व इज टेंजेंट टू द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द SAC कर्व व्हेन LAC कर्व इज फॉलिंग। तो जो LAC कर्व होता है ना, ये एक एनवेलप कर्व होता है। एनवेलप कर्व कैसे, अभी बताता हूँ, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी तो थोड़ा सा देख लेना, बचपन में अच्छी थी यार। चलो यहाँ पर ये है LAC और यहाँ पर होंगे छोटे छोटे SAC कर्व, SAC कर्व, और ये है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ SAC कर्व 3, ये थर्ड है SAC यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कर्व। तो जो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, ये एनवेलप करता है इनको, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता SAC कर्व को। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट है ना वो ज़्यादा आ गई है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैन बी इक्वल टू SAC कर्व या फिर उससे छोटा रहेगा, ये दोनों चीज़ हो सकती है, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास टाइम होता है हमारे प्लांट साइज़ को बढ़ाने का, कम करने का, क्योंकि वहाँ पर सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको एनवेलप कर्व भी बोला जाता है, और SAC कर्व के लोवेस्ट पॉइंट को टच करेगा जहाँ पर ये वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। तो जब वो फोल्ड कर रहा है तो क्या है, टेंजेंट है उसके, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, है ना, इजी। तो ऑलवेज इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन द LM कर्व अ डिक्रीज इन टैक्सेस शिफ्ट्स द IS कर्व, IS-LM कर्व, IS-LM कर्व नाम सुना होगा, याद रखने का तरीका, IS-LM, IS जब भी हम वो करते थे डिमांड एंड सप्लाई, तो हमेशा क्या बोलते हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं ना,
तो आई एस कर्व का जो कर्व होगा वो डिमांड कर्व की तरह होगा, यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड, एल एम पॉजिटिवली यानी कि सप्लाई। बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई, आई एस एंड एल एम ऐसे करके, ठीक है। इनका कर्व तुम्हें याद हो जाएगा, ये है आई एस और ये है एल एम। अब कह रहे हैं अ डिक्रीज इन टैक्सेस शिफ्ट द आई एस कर्व। जब आई एस कर्व की बात होती है ना तो फिस्कल पॉलिसी की बात होती है, ठीक है, क्योंकि ये गुड्स मार्केट के अंदर होता है। एल एम कर्व की बात होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है, क्योंकि ये मनी मार्केट के अंदर होता है। याद रखना है तो रख लेना, वरना लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। तो आई एस कर्व के अंदर शिफ्ट आएगा कब, जब डिक्रीज होगा टैक्स के अंदर। जब टैक्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है ना, डिस्पोजेबल इनकम है ये बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी जिसकी वजह से कंजम्पशन विल इंक्रीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, और जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज। सो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन आई एस कर्व, सिंपल। तो टूवर्ड्स राइट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एन आइडियल टाइम वेरिएंस। कॉस्ट अकाउंटिंग का है, अरे हाँ मैं भूल गया ये बोलना, किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि आप बता भी दिया करो कि सब्जेक्ट का है, कौन से टॉपिक का है, तो चलो अब से बता देता हूँ। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक, या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक, वेरिएंस एनालिसिस। आइडल टाइम के बारे में पूछा है, आइडल टाइम वेरिएंस, इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न नहीं है जो आइडल टाइम वेरिएंस के लिए बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा वेज रेट इंक्रीज। आप खुद ही कॉमन सेंस से लगाओ यार, इलनेस हो रही है बंदे को, इंजर्ड, यहाँ पर इंजरी है, इंजरी हो रही है वर्कर को, तो ऑब्वियसली वो आइडल टाइम वेरिएंस बनेगा, एक रीज़न होगा। मशीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑब्वियसली आइडल टाइम का रीज़न होगा। वेज रेट इंक्रीज कैसे बन सकता है आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है, तो वो गलत है, वो कोई और होता है, यानी कि वो लेबर रेट वेरिएंस के अंदर आएगा। ये जो वेज रेट इंक्रीज है ना, ये होता है लेबर रेट वेरिएंस। जब आप वेरिएंस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलो 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एल फॉर के। यानी कि ये जो एम आर टी एस है, एम आर टी एस है एल के, जो आगे आता है ना, आगे आने का मतलब क्या है कि भाई बढ़ रहा है और के हो रहा है कम। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होती है। तो द अमाउंट ऑफ के ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ के इंक्रीज तो नहीं होगा, फर्स्ट कट गया। द अमाउंट ऑफ एल दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर के, ये भी नहीं हो सकता है। द अमाउंट ऑफ के दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एल, ये हो सकता है। बट आइसोक्वांट क्या होता है, आइसोक्वांट कर्व क्या होता है, आईसी कर्व होता है प्रोड्यूसर्स का, यानी कि इस वाले हर एक पॉइंट पर क्या होगा, एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, दे आर प्रोवाइडिंग गिविंग अस इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ के दैट फर्म कैन गिव अप बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एल, यस, यूज्ड बाय 1 यूनिट एंड स्टिल रिमेन ऑन सेम आइसोक्वांट, है ना, सेम आइसोक्वांट, ईजी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा टॉपिक है ये भी, प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर से कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन एक ही बार आया है वैसे तो ये क्वेश्चन, काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ लो, कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा क्लियर। तो कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसे हम लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो दिस इज़ करेक्ट, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अब जो ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि जो ये ए एल अल्फा के का ऊपर बीटा, ठीक है, ये है। तो ये जो एल गिवन है हमें, एल क्या है, लेबर, और के क्या है, कैपिटल, और ये जो ए है ये है फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसी है, ठीक है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे हम क्या कहते हैं इन दोनों को, आउटपुट इलास्टिसिटी। किसकी, अल्फा तो किसकी है, लेबर की है, जिसके ऊपर आएगा, जिसके ऊपर आएगा ये चीज़ तो उसी की वो आउटपुट इलास्टिसिटी बन जाएगी, है ना, इजी। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। उसके बाद बीटा, लास्ट वाले पे आ जाओ, बीटा वाला भी करेक्ट है, बचा क्या, थर्ड। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये इनकरेक्ट है ना, नॉट फॉर कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन, ईजी। चलो आगे बढ़ते हैं। If the cross elasticity of demand between x and y is 0.62, which of the following statement is correct? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है,
अब यहाँ पर इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस केस के अंदर होती है, सब्स्टिट्यूट्स। नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स। ज़ीरो नॉट रिलेटेड गुड्स। इजी। अब बता दो आंसर क्या होता है। ए इज़ द आंसर, फर्स्ट इज आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन सी दिस एंड दिस। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। और जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी से था, और जो पिछले वाला था वो प्रोडक्शन फंक्शन से था। चलो अब ये करते हैं क्वेश्चन 14th। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम। देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, निकाल के नहीं बताऊँगा फॉर्मूला, क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियोज़ में भी करवा रखा है। MCQ प्रैक्टिस वाली वीडियोज़ देखो, ईच डे प्रैक्टिस डे वाली वीडियो देखो, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो एक फॉर्मूला है y इक्वल्स टू कैपिटल A डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। ये फॉर्मूला निकल जाएगा। A क्या है, A है छोटे वाला a प्लस में i, ऑटोनोमस चीज़ों को हमने प्लस कर दिया, इजी। 1 माइनस बी, ये b क्या है, MPC है, जो कि हमें गिवन ही है 0.75, है ना, इजी। अब चलो फाइंड आउट कर लो। 100 ये ऑटोनोमस है a और ये है i 25, तो 125 डिवाइडेड बाय 0.25, या फिर हम इसको 25 इंटू 100 कर सकते हैं। ये कट गया किस पे, 4 पे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 4 1 जा 4, 1, 500 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो भाई, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय दिस। देखो भाई ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आ चुका है, 3 सालों से तो आ रहा है, तो इसका प्रॉपर एक वे होता है करने का, तो वो वे याद रख लेना, रट लेना। मैं एक नॉन मैथ स्टूडेंट था, तो मेरे से पूछना मत कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो चलो करते हैं इसको। ये हमें गिवन है -½ की पावर है, ठीक है। x इज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो हमें पूछा गया है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है जब 8 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, इफ़ द फिक्स कॉस्ट इज़ 4। तो इसका एक प्रॉपर वे होता है, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, TC, है ना, TC के बाद हमें AC फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये होता है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो TC आ जाएगा। अब चलो करते हैं। 2 स्क्वायर रूट का TX 2x प्लस 9 प्लस K इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा C। ये एक प्रॉपर वे है, ये इक्वेशन बन जाती है। अब हमने x को मान लेना है, एज्यूम कर लेना है 0, सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। जस्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट k की वैल्यू, तभी हमने x को 0 माना है, ये ध्यान रखना। और ये जो c है ये है फिक्स कॉस्ट, जो कि हमें 4 गिवन है, तो 4 इक्वल्स टू 2, x हमें यहाँ पर 0 ही लेना है, तो 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, अंदर 9 बचेगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस में k, तो 6 इक्वल्स टू 4 प्लस में k की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, k की वैल्यू -2 आ गई। अब TC फंक्शन हमने निकाल लिया है। TC फंक्शन क्या हो गया, 2x प्लस 9 -2, ये है TC फंक्शन। ऐसे हमने TC फंक्शन निकाल लिया है, ठीक है। अब AC निकालना है, तो AC निकालना है तो डिवाइडेड बाय x कर देंगे, AC आ जाएगा, और x की वैल्यू हमें 8 गिवन है। अब 8 यहाँ पर पुट कर दो, इसमें 8 पुट कर दो तो कितना आएगा, ये 16 बन जाएगा, 16 और 9 25 बन जाएगा, और टोटल ये 5 बन जाएगा। 5 इंटू 2 करोगे तो 10 बन जाएगा, 10 माइनस 2 करोगे तो 8 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 1। कुछ समझ में नहीं आया तो बैक करके देख लेना, आगे बढ़ते हैं। द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस डज नॉट इंक्लूड एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट। नाम से ही फर्स्ट में ही पता चल गया, अनलॉफुल एक्ट को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, ये कोई भी एक इसेंशियल नहीं है, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले पे हमें समझ में आ गया। द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड एजेंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 सालों से आ रहा है। क्या होगा, इसेंशियल ऑफ वैलिड एजेंसी हमें बोला गया है डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इसमें से नहीं है। देखो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पढ़ी है, एमकॉम पर्सपेक्टिव से जाके चेक कर लो, DU कॉमर्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, और वहाँ से बिजनेस लॉ कंप्लीट कर लो। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसेंशियल। प्रिंसिपल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली प्रिंसिपल को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एजेंट नीड नॉट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ईजी है।
यस, एजेंट को ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होगी। क्लियर। तो बचा क्या, फोर्थ, एजेंसी फॉर क्रिमिनल एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है क्रिमिनल एक्ट के लिए कोई एजेंसी नहीं है। ठीक है, एजेंट नहीं बन सकता है। इट इज़ नॉट एन इसेंशियल ऑफ वैलिड एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी अंडर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट 2000 अमाउंटिंग टू अप टू 1 करोड़ इज नॉट लेवीड इफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप अटेम्प्ट्स टू। इसे भी हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। मैंने IT वाली वीडियो में करवाया है, बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। इंट्रोड्यूस एनी वायरस, इंट्रोड्यूस कर रहा है भाई वायरस करना तो लगेगी पेनल्टी। कॉजेज टू इंट्रोड्यूस लगेगी। विदाउट परमिशन, विदाउट तो ऑब्वियसली, विद परमिशन अगर कोई चीज़ कर रहा है तो कैसे पेनल्टी लग सकती है, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। डज नॉट इंक्लूड का पूछा गया है ना, इज नॉट लेवीड का पूछा गया है, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात की गई है, मे कमेंस इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। प्राइवेट होती तो फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन आ जाता, जब उन्हें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता तो प्राइवेट कंपनी होती। बट जो पब्लिक कंपनी है वो कब करेगी, जब उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद मिलता है। और आपकी आंसर की में गलत आंसर गिवन है, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड लीड्स टू अ थिंकिंग दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर। बिल्कुल सही है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक ही बंदा वो करेगा, सुपरविजन करेगा, है ना, सबऑर्डिनेट एक ही बंदे की मानेगा। नेक्स्ट इज अ सिंपल, नॉट ट्रू पूछा गया है। अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज़ अ लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा। एक सिंपल है तो देयर विल बी अ हाई डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड अ प्रॉपर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट डिमांड फंक्शन। देखो भाई, यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं अभी, क्या कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, पी होता है। और ये पी क्या है, AR है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, इजी। AR है, तो AR हमें फाइंड आउट करना है, MR हमें गिवन है। चलो फिर MR को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमें TR आ जाए, हमारे पास TR आ जाए। तो MR को इंटीग्रेट करेंगे कैसे, आ जाएगा हमारे पास क्या, 2x माइनस 6x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 से ये कट गया 3 पे, तो TR आ गया 2x माइनस 3x स्क्वेयर। हमें चाहिए AR, है ना, तो AR चाहिए, डिवाइडेड बाय कर दो x, 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 3x डिवाइडेड बाय x। इससे ये स्क्वायर कट गया, इससे ये कट गया, तो 2 माइनस 3x बच गया। क्या बच गया, 2 माइनस 3x। और AR की जगह हम P लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर हमें देना है x के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, x के पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर देना है, तो इसको एक बार यहाँ पे ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल्स टू 2 माइनस पी। अभी जो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले आओ, तो दिस विल बी द आंसर। और ये कहाँ पर है, बी ऑप्शन के अंदर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 22, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है बट वर्थ इट है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अ सम ऑफ दिस डिपॉजिटेड 10 ईयर के लिए 10% का इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, PE की पावर R इंटू टी। ठीक है, अब जो ये E है इसकी वैल्यू सेम रहती है, जो आपको भी याद करनी है, 2.7183। क्लियर, 2.7183 ये वैल्यू रहेगी ही रहेगी E की। अब P क्या है, P क्या है, P है 10,000। 10,000 ये P इंटू E 2.7183, इसकी पावर R क्या है 0.1, हाँ 0.1। और ईयर कितने हैं, T है ना टाइम, ईयर कितने हैं 10, तो जब इसको करेंगे तो 1 आएगा, और 1 यानी कि ये ही रहेगा, तो आंसर हमारे पास आएगा 27183, थर्ड ऑप्शन।
MCQ प्रैक्टिस वाली सीरीज़ के अंदर ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं टॉपिक वाइज, जाकर कर लेना प्रैक्टिस भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो जिसके अंदर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, एक इंटरवल में, एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी भी चीज़ें हो सकती है ना, उसका कोई हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते या फिर नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो जब नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो नंबर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फोर्थ कट गया, सेकंड कट गया। अब जेंडर ऑफ द कस्टमर, जेंडर यानी कि भाई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या फिर एक ट्रांसजेंडर हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर पता लग गए हमें कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो बचा क्या? थर्ड। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल भी है और प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, उसकी प्रॉपर्टीज़ कवर हो जाएगी। ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। बिल्कुल करेक्ट है, बाइनोमियल से पता चल रहा है 2 चीज़, तो 2 पॉसिबल आउटकम होंगे और फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगी, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगी। और जो ये फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है ना, इसका जो आउटकम है, जैसे कि हम टॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम कितने निकलेंगे? 2 ही निकल सकते, 1 ही निकल सकता है ना, या तो टेल होगा या फिर हेड होगा, है ना। तो हर बार ये फर्स्ट ट्रायल है, हर बार यही होगा ना, तो हर बार यही रहेगा। तो थर्ड में भी यही कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स डज नॉट चेंज फ्रॉम द ट्रायल टू ट्रायल। तो सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। बचा क्या? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 25th, बस 10 क्वेश्चन रह गए। द 2 ways टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर आर। जब आप रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग करोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो आपको पता चलेगा। हो, तो करेक्ट आंसर है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम। ये दोनों एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ कर्व इज़ मोर पीक्ड, चलो ये भी कर लेते हैं। 3 तरीके के कर्व होते हैं। ये तो मान के चलो नॉर्मल है, ये उससे छोटे वाला आ गया, और ये नॉर्मल से बड़े वाला आ गया, ठीक है। ये जो नॉर्मल होगा ये होगा मेसोकर्टिक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं B2 = 3, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ये होगा लेप्टोकर्टिक, यानी कि नॉर्मल कर्व से मोर पीक्ड। आंसर तो आ गया थर्ड। और ये जो नीचे वाला है ये होगा लेप्टोकर्टिक, यानी कि जो B2 है ये लेस देन 3 होगा, और जो लेप्टोकर्टिक है B2 है मोर देन 3 होगा, है ना, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ सेल्स इज दिस इन 18 एंड दिस इन 2019 एंड लॉस इज दिस एंड प्रॉफिट इज दिस, PV रेशियो में फाइंड आउट करनी है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो चलो करते हैं। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये है 2018, 2019, यहाँ पे है सेल्स, यहाँ पे है प्रॉफिट। 2018 के अंदर कितना है देखते हैं। 1 लाख की सेल्स है, और 4 लाख की 2019 में सेल्स है, और प्रॉफिट 10,000 का लॉस है, तो यहाँ पर L लिख देंगे साइड में, ठीक है। और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है? 50,000 का। तो जो PV रेशो का फॉर्मूला होता है एक और, वो होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है? चेंज इन प्रॉफिट देखो कितना है। अगर हम नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ पे है 10,000 माइनस का 10,000, है ना, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़। और हमें जाना है 50,000 पे। तो जो चेंज है, एक्चुअल चेंज है, वो कितने का है? इस पूरे पोर्शन का होगा ना। 10,000 पहले यहाँ से कवर करेगा, और फिर 50,000, यानी कि 60,000 का, 60,000 का चेंज है। तो ये आ गया 60,000 का चेंज प्रॉफिट के अंदर डिवाइडेड बाय 3 लाख का चेंज। तो आंसर कितना आएगा? 1/5 इंटू 100, कितना आ गया? 20% इज द करेक्ट ऑप्शन। 20% इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, इन प्रोसेस कॉस्टिंग इफ एन abnormal लॉस अराइजेज द प्रोसेस अकाउंट इज जनरली, कॉस्ट अकाउंटिंग का है ये, पिछले वाला था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये है प्रोसेस कॉस्टिंग का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग होती है ना कॉस्ट अकाउंट में। ओह, चलो करते हैं। इफ़ एन abnormal लॉस अराइजेज, abnormal लॉस आ जाता है, तो पहली चीज़ ध्यान रखना, जो अकाउंट बनते हैं ना, डेबिट क्रेडिट, ये है प्रोसेस अकाउंट ऐसे करके। तो
यहाँ पे आएगा अब नॉर्मल लॉस उसकी पूरी वैल्यू पे, अब नॉर्मल लॉस कह लो या फिर अब नॉर्मल वेस्टेज कह लो, उसकी पूरी वैल्यू में आएगा। और यहाँ पे आएगा नॉर्मल वेस्टेज भी, नॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल वेस्टेज भी उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है ना, नॉर्मल वेस्टेज की नॉर्मल लॉस की उसकी स्क्रैप वैल्यू के साथ आएगा। बट अभी बोला गया है अब नॉर्मल यानी कि पूरी वैल्यू, तो क्रेडिटेड क्या हो रहा है, क्रेडिटेड विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ईजी। चलो कैलकुलेशन ऑफ EOQ अप्रोक्स पूछा यानी कि पॉइंटों में आंसर आने वाले। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एनुअल कंजम्पशन, पहले EOQ का फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला था, 2AB डिवाइड बाई C इसका रूट। ठीक है, अब ये जो A क्या है एनुअल रिक्वायरमेंट है जो कि ये रही, B क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो कि ये रहा, C क्या है कंजम्पशन कैरिंग कॉस्ट है जो कि ये रहा। 5% किसका, परचेज प्राइस का। अब खुद फाइंड आउट कर सकते हो आप, आंसर होएगा 310। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई नहीं। ए क्या है 24,000, 2 इंटू 24,000। बी क्या है यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 10,000 डिवाइडेड बाय 5% ऑफ दिस इक्वल्स टू 5 इसका रूट। इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000 इंटू 2 करेंगे तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा 96,000। इसको रूट कर देंगे स्क्वायर रूट तो आएगा 309.8 यानी कि आंसर आ रहा है 310। स्टोर लेजर इज अ, ये जो स्टोर लेजर है ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग से है, इन्वेंट्री और मटेरियल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। एक होता है बिन कार्ड, और एक होता है ये स्टोर लेजर, ये वाला है ना। तो बिन कार्ड के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपको क्वांटिटी बताई जाती है कि क्वांटिटी क्या है उस मटेरियल की जो रिसीव हुआ है, इशू हुआ है, बैलेंस हुआ है। ठीक है, और स्टोर लेजर के अंदर क्या होता है, क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू ऑफ मटेरियल जो कि रिसीव हुआ है, इशूड हुआ है और बैलेंस बचा है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कह सकते हैं आप क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है ना, ये क्या होता है, जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट पैसा प्रोवाइड करवा सकती है। कमर्शियल बैंक ने अर्ज किया आरबीआई को कि भाई हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, हमें पैसा प्रोवाइड करवाओ, तो वो ओवरनाइट उन्हें पैसा प्रोवाइड करवाती है। बट जो रेट होता है ना वो ज़्यादा लेती है ना। ऑब्वियसली हम रेट, आरबीआई जो है वो रेट ज़्यादा लेगी, ओवरनाइट पैसा प्रोवाइड करवा रही है, अच्छी सर्विस है, तो क्या होगा, MSF ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है रेपो रेट, जिसपे आरबीआई ही प्रोवाइड करवाती है पैसा प्लेज रख के सिक्योरिटीज़। कमर्शियल बैंक प्लेज रख देता है सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास और आरबीआई उसे पैसा प्रोवाइड करवाती है, तो ऑब्वियसली रेट हाइयर होगा। और आरआरआर क्या होता है, जिसपे आरबीआई पैसा लेती है कमर्शियल बैंक से और प्रोवाइड करवाती है इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक, तो ऑब्वियसली आरबीआई इज़ द एपेक्स बैंक, तो कम ही रेट प्रोवाइड करवाएगी ना छोटे वाले बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ गया होगा होपफुली। आगे बढ़ते हैं। अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म एडवर्टाइजेज इन ऑर्डर टू, एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं, कंपनियां करती हैं, वो क्यों करती हैं, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, है ना। रिड्यूस द इंडस्ट्रीज बैरियर टू एंट्री, ये चीज़ तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक पर्टिकुलर फर्म पूरी इंडस्ट्री को नहीं कर सकती है इफेक्ट। शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट, वाह मेरे भाई, डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दूं मैं, मतलब मैं एक कंपनी वाला हूँ, मैं अपनी कंपनी क्यों चाहूँगा कि उसकी डिमांड कम हो जाए, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकता। थर्ड कह रहा है मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक, बिल्कुल सही है ये। लेस प्राइस इलास्टिक का मतलब क्या होगा, ये चीज़, यानी कि अगर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा भी रही है ना, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा कम नहीं हो रही है। इस चीज़ से क्या होगा, प्रॉफिट अर्न कर पाएगी कंपनी। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, इजी। प्राइस इलास्टिसिटी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ड्यूरिंग द एक्सपेंशनरी फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, देखो बिजनेस साइकिल क्या होती है, ये है ट्रेंड ग्रोथ और कुछ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये है ट्रफ, इसे कहते हैं ट्रफ, यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये है एक्सपेंशन, ये है पीक, ये है रिसेशन, ये है ट्रफ अगेन, ये है एक्सपेंशन, ये है पीक, देन रिसेशन। ठीक है, ऐसे चलता है। ठीक है, ये क्या है, एक साइक्लिक ट्रेंड है। 2021 के अंदर यही क्वेश्चन आया था टाइम सीरीज से, साइक्लिक ट्रेंड है ये। बिजनेस साइकिल क्या है, साइक्लिक ट्रेंड है। और हमसे पूछा गया है एक्सपेंशनरी फेज के अंदर क्या होगा, यानी कि इस पोर्शन के अंदर और इस पोर्शन के अंदर क्या होगा।
रियल जीडीपी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी। ठीक है, एक्सपेंशनरी नाम से पता चल रहा है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेकंड, अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इफ अ पर्टिकुलर फर्म इज फेसिंग अ प्राइस विच इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस क्या होता है? AR होता है, हमें पता है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। परफेक्ट कंपटीशन फर्म है, फेसिंग अ प्राइस AR विच इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट लेस देन एवरेज कॉस्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, इसे हम कहते हैं शटडाउन पॉइंट। इसके बाद क्या होता है? इस पॉइंट को नहीं, जब इक्वल आता है ना, इसके इक्वल आता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं शटडाउन पॉइंट। और जब इसके बाद AR कम अगर हो जाता है ना, कम हो जाता है AR और ABC से ज़्यादा होता है, उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं, हमारी जो फर्म है उसको बंद कर देते हैं। तभी इक्वल टू, यानी कि AR इक्वल्स टू ABC होगा ना जब, तब वो कहलाएगा शटडाउन पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। और हमें गिवन क्या है? AR इज़ ग्रेटर देन ABC, यानी कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है ना उसको रिकवर कर पा रही है हमारी रिवेन्यू, है ना, इजी। बट फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रही है, जिसका मतलब क्या है? AR इज़ लेस देन AC। बट ये सिचुएशन हमारे पास है ना, जिसका मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, यानी कि कंपनी को चलाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? द फर्म इज रिकवरिंग द एंटायर वेरिएबल कॉस्ट, येस इट इज़, बट नॉट रिकवरिंग द सम पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। येस, इट इज़ नॉट रिकवरिंग सम पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड इज़ फेसिंग लॉसेस। और जो वो लॉस होगा वो किसका होगा? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, जिसे हम कहते हैं मिनिमम लॉस, है ना। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। एन अल्टरनेट डायरेक्टर, लास्ट क्वेश्चन है, कैन बी अपॉइंटेड बाय। जब आप डायरेक्टर वाला चैप्टर करोगे कंपनी लॉ के अंदर, तो आप, हमारे पास वैसे वीडियो लेक्चर्स भी हैं कंपनी लॉ के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। टेलीग्राम पे आ जाना, मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पर ले लेना। ठीक है, एन अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही अपॉइंट किया जा सकता है। द बोर्ड इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, नहीं, द शेयर होल्डर इन द बोर्ड इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। सिंपल है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, प्रैक्टिस हुई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो है, आई नो दैट, बट वर्थ इट है। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम पर। और मैं ये डैम श्योर कह सकता हूँ, आपसे बैट लगा के कह सकता हूँ कि जो भी अदर लोग हैं जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे बेटर ही हमारे सैम्पल पेपर्स होते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी भी होते हैं। ठीक है, तो चेक करना वो चीज़, और करंट पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। शेयर इफ़ पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन यार, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी PPT बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतनी बड़ी वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। देखो मैं कितनी देर से बोले ही जा रहा हूँ। सो प्लीज़ कंसीडर मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल DU Commerce। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।